हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब लोगों के मार्क्स आए हैं 12th के और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो जैसा आपका 12th का रिजल्ट अच्छा आया है वैसे ही आपको सीईटी में भी जोर लगाना है। ठीक है। और 12th का अच्छा रिजल्ट और सीईटी के अच्छे मार्क्स ये दोनों मिला के आप लोग आपको जहाँ पे एडमिशन लेनी है वहाँ पे ले सकते हैं। ओके। तो क्या जरूरी है उसके लिए? सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है। जो कुछ भी आपको असाइनमेंट देते हैं, जो कुछ भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाली असाइनमेंट कंप्लीट की होगी। मैं उसकी जो आंसर की है वो भी पोस्ट करती हूँ। जस्ट चेक योर आंसर एंड फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स। ओके। चलो, तो आज हम ये जो नया चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस उसके बारे में बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले असाइनमेंट पोस्ट की थी वैसे ही मैं इस टॉपिक की भी असाइनमेंट को पोस्ट करूंगी जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस। ओके, just see your first question. Question is, which of the following is a part of the innate, that is non-specific immunity? Yes, so what is innate or non-specific immunity? You can say this type of immunity that this is by default immunity. Okay, जैसे ही आपकी birth होती है, जैसे आप पैदा होते हो तो ये इम्यूनिटी आपके साथ होती है। ओके। और इस इम्यूनिटी को पता नहीं होता है कि हमें किसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो वो थोड़ा सा उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स वो तैयार रखती है। ठीक है। पर अगर आपको स्पेसिफिक कोई पैथोजन आपके बॉडी ने एनकाउंटर किया या स्पेसिफिक डिसीज आपको हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इस इम्यूनिटी के पास उसके अगेंस्ट वेपन्स होंगे या नहीं ये फिक्स नहीं है। ओके, ये जनरल इम्यूनिटी है। ओके, तो एकदम प्राइमरी लेवल की इम्यूनिटी ये रहती है। ओके, सो हमें हमारे सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे, तो हमें ये चूज करना है कि उनमें से कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पार्ट ये स्पेसिफिक या इनेट टाइप का होता है। ओके, सो ऑप्शंस आर lysozymes, B cells, T cells and antigen presenting cells. So we have to consider each and every options. Okay, each and every option जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था और मैंने आपको बताया था कि हर एक जो गलत ऑप्शन है या रॉन्ग ऑप्शन है तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना है, ताकि जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। ठीक है। तो हर एक गलत जवाब जो होगा वो किसी का तो सही जवाब होगा ना। ओके, तो इस लॉजिक से अगर आप स्टडी करोगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे अगर स्टडी करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और खास करके जो अपने थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स में तो आप ये लॉजिक लगा ही सकते हैं। ठीक है। ओके, then we'll see the options. So first option is lysozymes. So what are the lysozymes? These lysozymes are specific enzymes which are present in human tears. Okay, या एनिमल टीयर्स। ओके, सो लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, ये हमारे जो आईज होते हैं, आंखें जो होती है वो क्लियर करने का काम करती है। ओके, अगर आपकी आंखें अगर वेट नहीं है तो दिस इज सम काइंड ऑफ डिसीज। ओके, सो you have to take medications or treatments for that. So लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो आंखों के जो इन्फेक्शंस होते हैं या आंखों में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वहां पे काम करते हैं, उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं। ठीक है। सो व्हाट आर द दिस इज लाइसोजाइम। व्हाट आर द बी सेल्स? बी सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओके, सो इसके बारे में हम आगे बोलेंगे। टी सेल्स क्या करते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड अदर इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल्स आर रिलेटेड विथ ह्यूमोरल immunity and T cells are linked with cell mediated immunity or cellular immunity. Okay, just keep this in mind forever. Okay,
एंड लास्ट ऑप्शन इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? देखिए, आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप वो अगर कोई भी आपने चीज खरीदी है तो आप वो जाके नहीं देते ना उस बंदे को जिसके लिए आपने वो खरीदी है। आप क्या करते हैं, उसे अच्छे से गिफ्ट रैप करते हैं, अच्छा सा उस पर रिबन लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा डेकोरेशन चलता है, क्यों चलता है? ताकि जिसे आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका अटेंशन उस चीज के और जाए। ये हमारा क्या होता है, एम होता है। वही एम ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, इनका होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई पैथोजन आता है, तो ये जो सेल्स है ना, ये एक्टिव हो जाते हैं, उस पैथोजन को पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो कुछ भी फैगोसाइट्स है या इम्यून सेल्स है उनको प्रेजेंट करते हैं ताकि उन सेल्स का ध्यान उस एंटीजन पे जाए। ओके, so which is the correct option? First of all we have to see, to know the answer we have to see the specific functions of innate immunity. Okay, so barriers होते हैं कौन से? एक होता है anatomical barrier, that is physical barrier। मतलब कैसे होता है फिजिकल बैरियर? देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन नोड्स का, स्वेट ग्लैंड्स present on our skin, these are physical barriers। Okay, then physiological barriers, so what are these physiological barriers? हमारा टेम्परेचर बढ़ता है जब इन्फेक्शन होता है कोई, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों टेम्परेचर बढ़ता है? क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं जनरली हायर टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ना वो रेज करती है, इसलिए फीवर आता है। ओके, सो दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन नेक्स्ट इज फैगोसाइटिक बैरियर। ओके, ये फैगोसाइटिक बैरियर जो होता है ना, ये क्या होती है, ये नेचुरल किलर सेल्स होती है कॉमनली, और ये क्या करती है लिटरली, फैगोसाइट का मतलब क्या है, फैगो मींस टू ईट एंड साइट्स मतलब सेल। तो ये जो सेल्स होती है ना, ये लिटरली पैथोजेंस को खा जाती है। आपको अमीबॉइड मूवमेंट पता होगी, अमीबा कैसे मूव करता है, तो उस मूवमेंट के सिमिलर एक्शन ये फैगोसाइट्स दिखाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। जब कोई टिश्यू डैमेज होता है या ऐसा कुछ होता है तो स्वेलिंग होता है, रेडनिंग होता है, ठीक है, सो दिस इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। ओके, सो दीज आर दी 4 बैरियर्स। सो ये जो लाइसोजाइम हमने जो बोला वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चूज करना है, आपको सबसे प्राइमरी या सबसे फ्रंट लाइन जो ऑप्शन है ना वो चूज करना है। सो व्हाट कैन बी द आंसर? द आंसर इज lysozymes. Why? Because this is physiological type of barrier. Okay, so this is the part of non-specific innate immunity. Okay, chalo we'll see the next question. Next question is, which of the following is not a component of innate immunity? Okay, exactly opposite question. Okay, we'll see the options. Okay, antibodies, interferons, complement proteins and phagocytes. Okay, not पूछा है, क्या पूछा है? Not. सो एंटीबॉडीज होती है क्या इनेट इम्यूनिटी में? यस, होती है, सिर्फ स्पेसिफिक नहीं होती। ओके, इंटरफेरॉन्स होते हैं क्या? होते हैं। क्या होते हैं इंटरफेरॉन्स? जब पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो वो जो पैथोजन होता है वो सम काइंड ऑफ केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरफेरॉन्स। बेसिकली दिस इज प्रोटीनियस इन नेचर। ओके, बट वो क्यों करता है ये? ठीक है, क्योंकि बाकी के जो सेल्स है उस वो उनका क्लोन बनाता है या सिग्नल देता है, इसके लिए वो इंटरफेरॉन्स सिक्रेट करता है। देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, दिस इज कैस्केड प्रोसेस इन कैस्केड, मतलब चेन होती है, कैस्केड मतलब चेन। कैसे कि एक प्रोटीन आता है वो दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करता है, दूसरा आता है वो तीसरे को एक्टिव करता है, तीसरा और दो को एक्टिव करता है, चौथा और दो को एक्टिव करता है, ऐसे एक चेन प्रोसेस होती है। ठीक है, चेन चलती है, उसे कहती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की चेन, और वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। हमारे जो हाईली स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल एक्शंस होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते हैं।
फिर है फैगोसाइटोसिस, आपको बहुत ही अच्छे से पता है फैगोसाइट्स क्या करते हैं, पैथोजन को लिटरली खा जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, which of the following is not a component of innate immunity? Okay, so if you see the options, you'll get to know that complement proteins is the process of highly specific immunity, okay, which cannot be done by very primary innate immunity. Okay, so the answer is yes, complement proteins and antibodies, interferons, and phagocytes are involved in innate immunity. Some or other means, okay. छोटे छोटे तरीके से ये बाकी के जो ऑप्शंस है ना वो innate immunity में इन्वॉल्व होते हैं, ओके। चलो, we'll see the next question. Yes, histamines are released from. Okay, what are these histamines? अब देखिए हिस्टामाइंस क्या होते हैं कि जब टिश्यू इंजरी होती है ना टिश्यू इंजरी, तो तब क्या होता है कि वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो मरते हैं, ओके। तो वो मरने वाले सेल्स कौन से होते हैं, वो मास्ट सेल्स होते हैं, ओके। आपने वो पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, ओके, उसे कहते हैं हिमेटोपायोजेनेसिस, ओके। तो वहां पे मास्ट सेल स्टेम सेल से कैसे डिफरेंशिएट होती है वो आपको चार्ट में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो मास्ट सेल्स होती है ना ये मास्ट सेल्स हिस्टामाइंस रिलीज करते हैं, और अभी तो मैंने आंसर बोला आपको, पर फिर भी सुनिए कि ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ना वो हिस्टामाइन रिलीज करती है और बाकी के मास्ट सेल्स को सिग्नल देती है। क्या बोलती है वो कि देखो मैं तो मर रही हूँ, यहाँ पे धोखा है, यहाँ पे डेंजर है और मेरी तो डेथ हो रही है, पर आप लोगों को नहीं मरना है, ओके। सो बी सेफ, ठीक है, बी फोकस्ड एंड बी अटेंटिव, ओके। ये मैसेज ये जो मास्ट सेल है ना वो बाकी के मास्ट सेल को देती है, कौन, मरने वाली सेल, वो अलार्म देती है, अलार्म कॉल देती है, ओके। So we'll see the options: macrophages, T lymphocytes, mast cells, and natural killer cells. Okay. So what is the correct answer? Correct answer is mast cells. Okay. Chalo. Next is yes. Natural killer cells destroy the target cell by phagocytosis, producing antibodies, releasing histamines, and creating perforin-linked proteins. Okay, देखिए ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती है ना ये बीएसएफ की तरह होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। देखिए मतलब अगर कोई एनिमी आता है तो उसको सबसे पहले किसको फेस करना पड़ता है, बीएसएफ को फेस करना पड़ता है। वैसे ही जब पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो पैथोजन को सबसे पहले किसको फेस करना पड़ता है, इस नेचुरल किलर सेल्स को फेस करना पड़ता है। तो इनेट इम्यूनिटी का या प्राइमरी बेसिक लेवल की इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है लड़ने का, इम्पोर्टेंट मीन क्या है लड़ने का, तो फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको बोल दिया कि क्या होता है उसमें, ये जो है आगे का प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ये बी सेल्स करती है, रिलीजिंग हिस्टामाइंस जैसे हमने ऊपर देखा ये मास्ट सेल्स करती है, क्रिएटिंग परफोरिन लिंक्ड पोर्स उसके लिए हाईली स्पेसिफिक सेल्स लगते हैं, ओके। सो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज फैगोसाइटोसिस। ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ना वो फैगोसाइटोसिस के हेल्प से अपना जो टारगेट है वो क्या करती है, टारगेट करती है या कवर करती है, ओके। Yes. Next question is one of the unique features of adaptive immunity is, okay. So this is second level of immunity. First is innate or non-specific immunity. Second is adaptive or acquired immunity. Okay, adaptive or acquired immunity. Okay, so this immunity has specific resistance. ओके इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और उसके फीचर्स है ना वो भी आपको बोलती हूँ, वो है स्पेसिफिसिटी। मतलब अगर स्पेसिफिक एंटीजन आया ना, ट्रायंगुलर शेप का एंटीजन आया तो इसके पास ट्रायंगुलर शेप की एंटीबॉडी है, ओके। सर्कल टाइप का सर्कुलर शेप का एंटीजन आया तो उसके पास सर्कुलर टाइप की एंटीबॉडी है, ओके। मींस आई वांट टू से दैट दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द एंटीजन और स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीजन, ओके, यू गॉट इट। सो
ऐसे उसका स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। हमें आगे क्वेश्चन है तो हम ये भी देखेंगे कि एंटीबॉडीज अपना खुद का स्ट्रक्चर चेंज कैसे करती है, वो भी हम देखेंगे। डाइवर्सिटी, okay, so it can recognize a vast variety of diverse pathogens or foreign molecules, okay, so बहुत बड़ा इसका एरिया ऑफ एक्शन होता है। देन इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसे अच्छी तरह से पता है कि सेल्फ सेल्स कौन से हैं और फॉरेन सेल्स कौन से हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो खुद के ही सेल्स फॉरेन समझ के मारे, ऐसा होता है पर कब, वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है, नॉर्मल बॉडी में ऐसा नहीं होता। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मेमोरी, ओके। तो अगर एक स्पेसिफिक जो पैथोजन है वो एक बार एनकाउंटर हुआ बॉडी में, ओके, तो ये बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है, ऐसा समझ में। और सेकेंड टाइम जब उस पैथोजन का प्रेजेंस हुआ बॉडी में, ओके, पैथोजन ने एंटर किया, तो इसके पास मेमोरी होती है, वो जान जाती है कि यही यही था ये, ओके, तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करती है। इसलिए देखो बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, ठीक है, तो अगर वो एक बार हो जाते हैं या मीजल्स एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, ओके, तो इसका रीजन यही है, ओके, मेमोरी होती है इम्यूनिटी के पास। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? Yes, discrimination between self and non-self, interferons, inflammatory response, and monocytes. Okay, so B, C, and D are the functions of or the specific components of innate immunity. And as we discussed earlier or just now, the main function of adaptive immunity is discrimination between self and non-self. So answer is A. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th question, yes, the function of helper T cells is to, okay, so helper T cells, हमें T cells पता है कि T lymphocytes और T cells क्या करती है, वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी देती है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। और T cells के टाइप्स होते हैं, कौन से T helper cells, किलर T cells, सप्रेसर T cells, मेमोरी T cells, एक्सेट्रा, ओके। सो देखिए उनमें से जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखो वो सेंसिटाइज करते हैं अदर टी सेल्स को टू प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप ऑफ फंक्शंस, ओके। तो उनमें से फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफाजेस एक्सेट्रा, ओके। सो इसके ये फंक्शंस रहते हैं। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शंस है। Yes, stimulate B cells, kill the antigen, kill the antibodies, and suppress B cells. Okay, तो ये क्या होते हैं, उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि हेल्पर टी सेल्स का क्या होता है फंक्शन, स्टिमुलेट बी सेल्स। जो बी सेल्स और किसके लिए स्टिमुलेट करना है, बी सेल्स का काम क्या है, टू सिक्रेट और टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन। सो एंटीजन बनाना है, सॉरी एंटीबॉडीज बनानी है, ये कौन बोलेगा, ये टी सेल, ये हेल्पर टी सेल्स है ना, ये बी सेल को सिग्नल देता है, ओके, और बी सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में शुरू हो जाते हैं, ओके। Okay. 7th question. The antiviral proteins released by a viral attacked cells are called. ये हमने डिस्कस किया है अगर आपको याद है, histamines, pyrogens, interferons and allergens. ओके, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया है कि जो पैथोजन होता है या वायरस होता है वो क्या रिलीज करता है, ओके, क्या रिलीज करता है वो, इंटरफेरॉन्स। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये वायरस जो होता है ना वो नहीं रिलीज करता इंटरफेरॉन्स, ओके। क्या होता है कि हमारे घर में पता चलता है हमें कि कोई तो आया है, ओके, चोर आया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये चोर जो होता है ना वो कुछ तो हमें ऐसा सिग्नल देता है, फॉर एग्जाम्पल मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे कोई तो आया घर में घुस आया है, ठीक है,
तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हम जो कुछ भी पहला रिलीज कर देते हैं, मतलब हमने लॉक किया दरवाजा, हाँ, या डोर लॉक किया या विंडोज लॉक कर दी, ऐसा कुछ तो हमने किया। तो ये जो हमारी फर्स्ट एक्शन होती है ना, टू रिलीज समथिंग, ओके, तो वो होती है इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस जो है ना, वो एक्चुअली वायरस नहीं रिलीज करता, उसके रिस्पॉन्स के लिए जो सेल्स होती है ना, वो रिलीज करती है। तो वो क्या होती है? इंटरफेरॉन्स। ओके, इंटरफेरॉन्स का नाम का एक वो एंजाइम या प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट बी। ओके, चलो ऑप्शंस देखेंगे क्या होता है। कांस्टेंट रीजन्स ऑफ लाइट चेन, variable regions of light chain, constant region of light and heavy chain, and variable region of light and heavy chain. Okay, so आप सबको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पता होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसे वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, और वाई के जो दो आर्म्स है ना, वो ऐसे डुप्लीकेट में होते हैं, ठीक है। तो जो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जो वाई शेप की एंटीबॉडी होती है ना, तो उसका जो आर्म्स के बारे में पहले बोलेंगे। ओके, तो नीचे वाले जो होते हैं ना, वो लाइट चेन होते हैं, ठीक है, और अंदर के जो होते हैं वो हेवी चेन्स होते हैं। ओके, आया समझ में? तो उनमें से जो कुछ भी ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, वो वेरिएबल रीजन होता है, और जो नीचे वाला रीजन जो होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है। अब ये क्या होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन? देखिए, कांस्टेंट रीजन जो होता है ना, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता, नाम में ही कांस्टेंट है उसके, ठीक है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। पर ये जो वेरिएबल रीजन है ना, वो क्या करता है, ये वेरिएबल रीजन जो है, वो जैसे आपके सामने, मतलब उस एंटीबॉडी के सामने जैसे एंटीजन आया है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप लेता है। मतलब अगर ट्रायंगुलर एंटीजन है तो ये उल्टा ट्रायंगल बनेगा, सर्कुलर है तो वो ऐसा ड्रेप फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर क्या बोलेंगे हम उसे, रेक्टेंगुलर है तो वो ऐसी जगह क्रिएट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शेप बनाएगा ये। तो ये काम किसका है? वेरिएबल का होता है, और ये इसके लिए ही ये सबसे ऊपर होता है। ओके, सो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट डी। ओके, सो इसका आंसर है डी, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन। ओके, सो हमेशा याद रखना है आपको कि एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है, जैसा एंटीजन आएगा वैसे एंटीबॉडी का शेप बनेगा। ओके, इसलिए वो वेरिएबल रीजन पे आता है, और सिर्फ लाइट चेन के नहीं तो हेवी चेन के भी। तो व्हाट कैन बी द आंसर, antigen antibody complex is formed at the variable region of light and heavy chain. Okay, yes, next question is function of immunoglobulin IgA is। so देखिए कैसे होता है, एंटीजन या एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक नेम्स भी हैं जो इम्यूनोलॉजिकल लैंग्वेज में लेते हैं। एंटीबॉडी को कहेंगे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोब्युलिन। और आईजी ये इसका ही शॉर्ट फॉर्म है, इम्यूनोग्लोब्युलिन आईजी। तो उसके टाइप्स है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है उसके, आपने आपके बुक में भी ये अच्छी तरह से दिया है, आपको ये पता होगा। ए होता है, ई होता है, एम होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उसके क्या होते हैं, टाइप्स रहते हैं। जी होता है, जी भी बोला ना मैंने, तो ये होता है। तो आईजी ए का जो फंक्शन है ना, वो पूछा है। हम ऑप्शंस देखेंगे क्या है। यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड पैथोजेंस, activation of B cells, mediator in allergic response, and stimulation of complement system. Okay,
सो ये जो IgA इम्यूनिटी होती है ना, IgA टाइप की इम्यूनिटी, तो वो सबसे पहले खड़ी होती है। ओके, तो और ये जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी नहीं, एंटीबॉडी जो होती है ना, IgA टाइप की एंटीबॉडी, तो जब छोटा बेबी होता है ना, तो उसको मदर जब ब्रेस्ट फीड करती है, तो उसको भी मिल्क में से ये IgA टाइप की एंटीबॉडी मिलती है। ओके, तो क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो होती है ना, ये बहुत ही पहले वाली एंटीबॉडी होती है, मतलब ऐसी बाकी के जो टाइप के जो एंटीबॉडीज है ना, तो उस लिस्ट में सबसे पहले ये आती है। ओके, so the antibodies received by child from mother remain in the body for a short time. Okay, so this antibody is IgA antibody, and ये जो एंटीबॉडी होती है ना, वो इनेट इम्यूनिटी या हमारी जो एकदम स्टार्टिंग वाले जो इम्यूनिटी होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए हम इसका फंक्शन देखेंगे क्या है। So the option is protection from inhaled pathogens. Okay, ये ज्यादा कुछ तो हाई फाई काम नहीं करती। Okay, ये हमारा बेसिक क्या होता है, जो डिफेंस होता है ना, उसके लिए होती है। आया समझ में? तो इनहेल्ड पैथोजेंस को रेजिस्ट करने के लिए या उनका उनको उनको उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये क्या करती है, काम करती है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, the most abundant immunoglobulin class of, okay, हमने देखा टाइप्स, मैंने बोले बाकी के, तो सबसे अबेंडेंट, सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन का क्लास कौन सा है? ओके, ऑप्शंस आर IgA, IgD, IgE एंड IgG। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? IgG। ओके, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। इफ यू आस्क मी द परसेंटेज, this antibody is present in 50 to 55% in the body। ओके, तो ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अगर आप नेट पे हर एक एंटीबॉडी का नाम डालोगे, IgA, IgD, IgE एंड IgG, और अगर आप उसका प्रोपोर्शन जानना चाहोगे तो आपको नेट पे उसका प्रोपोर्शन भी मिलेगा कि कितने परसेंट कौन से एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट होती है। ओके, so the option is D. We'll see the next question. Okay, the secondary immune response is due to, okay, options are memory cells, clone cells, T cells and B cells. So first question arises in our mind that what is this secondary response? Okay, देखिए कैसे, सबसे पहले अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ, ओके, आज मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ, तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी वो मेरा होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, मेरी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो इन्फ्लेमेशन होगा या फीवर होगा, तो ये सारे क्या है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। पर जब आज के 1 साल बाद मुझे फिर से वही इन्फेक्शन हुआ, तब मेरी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी वो होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मतलब द रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय आवर बॉडी टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, और वी कैन से द अगेंस्ट that infection which is entering or encountering in our body second time। okay, आया समझ में? what is the correct definition or interpretation of secondary immune response? so easily you can tell the answer कि ये क्यों होता है, हमारी बॉडी ध्यान में रखती है, मेमोरी होती है उसकी। ओके, तो the answer is memory cells। okay, and these memory cells are generally T cells। okay, memory T cells। okay, so first of all, if you want to learn this chapter thoroughly, you have to understand the basic difference between T cells and B cells। this is the most important part। okay, क्योंकि ये chapter आप पूरा समझ लेते हो फिर भी आपको T cells में और B cells में exactly क्या difference है वो समझ में नहीं आता है। okay,
हम एक काम करेंगे, हम ना ये 2-3 लेक्चर होने के बाद हम एक लाइव लेक्चर भी लेंगे, ओके। और तब आपको जितने भी डाउट्स है ना, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करवानी है तो आप मुझे बोलिए, आपके डाउट्स के लिए हम एक लाइव लेक्चर लेंगे, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नोट करके रखिए, हम एक लाइव लेक्चर भी लेंगे, संडे को लेंगे, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The primary lymphoid organs are, okay, so what are these lymphoid organs? These are immune organs of immunity. मतलब हमारे जो सेल्स है बाकी के, टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, पैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो ये जो सेल्स होती है ना, उसकी कोई तो फैक्ट्री चाहिए ना, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है ये? तो ये जो इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनिटी के ऑर्गन्स होते हैं ना, वहां पे ये काम कर चलता है। कौन सा काम चलता है? प्रोडक्शन का काम चलता है, ओके। और एक काम क्या चलता है वहां पे? मॉनिटरिंग का काम चलता है, ओके। तो प्राइमरी लिम्फोड, उसमें भी टाइप है, प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन्स वगैरह, ओके। तो उन्होंने प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन पूछे हैं, क्या क्या? lymph nodes, spleen, bone marrow and tonsils, okay. So lymph nodes, spleens, bone marrow and tonsils. So what can be the answer? Answer is C, bone marrow. So bone marrow is the very primary lymphoid organ because our B cells, okay, B cells are produced in bone marrow, okay, directly bone marrow से वो B cells produce होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे टी सेल करते हैं, थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं टी सेल्स। टी सेल्स का काम कैसे चलता है कि पहले वो थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं, पर वो डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते, वो ब्लड सर्कुलेशन से फिर बाहर जाते हैं और ब्लड में से वो यूज किए जाते हैं, ऐसे नहीं, ओके। बोन मैरो में बी सेल्स प्रोड्यूस हुए, वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। सो द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज बोन मैरो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, what did Dr. Jenner inoculate in the boy for the first time? Okay, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि डॉक्टर जेनर कौन है जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन एक्सप्लोर की, ओके। फर्स्ट वैक्सीन जो होती है, हुई थी, उसका उन्होंने क्या किया, तो डिस्कवरी किया। तो उन्होंने सबसे पहले बॉडी में क्या इनोकुलेट किया था, उस जो कोई भी सब्जेक्ट था उसके बॉडी में क्या इनोकुलेट किया था? तो लाइव काउपॉक्स वायरस, डेड काउपॉक्स वायरस, लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस या डेड स्मॉल पॉक्स वायरस। सो आपको आइडिया आई होगी कि वैक्सीन जो है वो सबसे पहले वो किस डिसीज के अगेंस्ट आई थी? तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट आई थी, ओके। सो उन्होंने क्या किया था इनोकुलेट? उन्होंने डी आंसर है डेड स्मॉल पॉक्स वायरस इनोकुलेट किया था, ओके। तो ये क्यों किया? अगर लाइव करते तो इन्फेक्शन हो जाता, ओके, पर डेड किया मतलब उसकी पैथोजेनेसिटी जो थी ना वो तो गायब हो गई थी, पर फिर भी उसकी एंटीजेनेसिटी जो है ना वो प्रेजेंट थी। मतलब हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है, मेमोरी जनरेट कर सकती है, और अगर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन आता है तो फाइट कर सकती है। पर डेड है इसलिए अभी अभी हमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। वैक्सीनेशन का लॉजिक ही यही होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डेड को एक और ऑप्शन होता है, ठीक है। जब हम लाइव वायरस इंसर्ट करते हैं ना बॉडी में तो उसको एटीन्यूएट किया जाता है। क्या किया जाता है? एटीन्यूएट मतलब वो लाइव होता है पर उसकी जो पैथोजेनेसिटी होती है ना, पैथोजेनेसिटी मतलब क्या कि हार्म करने की उसकी एबिलिटी या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या डिसीज जनरेट करने की उसकी एबिलिटी, तो वो जो एबिलिटी होती है ना वो मिनिमम की जाती है, नियर टू निग्लिजिबल, ओके। और पर उसकी जो एंटीजेनेसिटी जो होती है ना, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की उसकी एबिलिटी, वो वैसे की वैसे ही होती है, ओके। इसे बोलते हैं एटेन्यूएशन। आया समझ में? और ये एटेन्यूएशन जो होता है ना वो लाइव वायरस पे भी हो सकता है। आया समझ में? तो इस तरह से वैक्सीन जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या क्या आंसर है इसका? कि डेड स्मॉल पॉक्स वायरस, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। To protect a person against tetanus,
इनोकुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वुड सेव लाइफ। टिटेनस हुआ है। टिटेनस कौन सा डिसीज है जिसमें बॉडी जो होती है ना वो पूरा बो का शेप लेती है, मतलब इतना उसमें पेन होता है, दर्द होता है और बहुत ही डेंजर होता है वो डिसीज। और उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। ओके, तो और क्लोस्ट्रिडियम का ही दूसरा ये है स्पीशीज है जो गैस गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंसिस। ओके, तो ये दोनों होते हैं। तो टिटेनस जो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी वो टिटेनस कॉज करता है, और क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस जो होता है वो गैस गैंग्रीन कॉज करता है। ओके, तो देखेंगे क्या करना पड़ेगा हमें। अगर आपको टिटेनस से लाइफ आपकी सेव करनी है तो क्या इनोकुलेट करना पड़ेगा? एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स, किल्ड टिटेनस बैक्टीरिया, टिटेनस एंटीबॉडीज या डेड बैक्टीरिया। व्हाट कैन बी द आंसर? द आंसर इज सी, टिटेनस एंटीबॉडीज। क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी होती है कि रेडी रेडी वेपन्स रेडी है, डायरेक्टली डायरेक्टली फाइट करो, आपको ऐसा कुछ प्रोसेसिंग वेसेसिंग नहीं लगता। ओके, एंटीबॉडीज जो होती है ना वो पैसिव होती है, मतलब रेडी टू ईट, मतलब स्पून फीडिंग होता है। ठीक है, तो अगर आपको टिटेनस से लाइफ सेव करनी है तो आपको रेडी इम्यूनिटी चाहिए, तो ये काम कौन करेगा? टिटेनस की एंटीबॉडीज करेगी। ओके, और जब हम वैक्सीन देते हैं ना तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि डिसीज कौन से स्टेज में है, क्या हो सकता है, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के स्टेज में है या नहीं, या रेडीमेड एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी। ये सारा सोचना पड़ता है कि जब हम क्या करते हैं, वैक्सीन डेवलप करते हैं तब। ओके, इसके लिए एक पूरा साइंस होता है अलग से। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा फील्ड है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल साइंस का। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है उसमें तो आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। ओके, चलो नेक्स्ट। द सेल्स दैट एक्चुअली रिलीज द एंटीबॉडीज आर। ओके, आपको ये आंसर पता होगा, हमने अभी अभी बहुत बार उसका नाम लिया है। हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड पायरोजेंस। सो इसका आंसर है हेल्पर टी सेल्स। एक्चुअली ये जो सेल्स है ना ये खुद एंटीबॉडीज नहीं रिलीज करता, पर ये बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंटीबॉडीज जनरेट कर सके। आया समझ में? तो ये प्रोसेस ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person without thymus would not be able to। थाइमस रिमूव करने की भी एक सर्जरी होती है कि अगर थाइमस का कैंसर हुआ, ओके, या ऐसा कुछ हुआ तो वो थाइमस जो होता है ना वो बॉडी में से रिमूव करना पड़ता है। और अगर आपके पास थाइमस नहीं है तो आप क्या करेंगे? और आप क्या कुछ नहीं कर सकते वो यहाँ पे बोला है, वो देखेंगे। ओके, ऑप्शंस आर रिजेक्ट अ टिश्यू ट्रांसप्लांट, develop an inflammatory response, produce antibodies, fight cold and cough. What can be the answer? The answer is fight cold and cough. क्योंकि cold and cough में जो कुछ भी infection होता है तो उसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। ओके, ये जो है ना टिश्यू ट्रांसप्लांट एमएचसी का फंक्शन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन होता है। फिर डेवलप एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसके लिए अलग से सेल्स, मास्ट सेल्स है उसके लिए। देन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, उसके लिए बी सेल्स है। ओके, तो अगर आपके पास थाइमस नहीं है तो आप कोल्ड एंड कफ ऐसे एकदम ऐसे छोटे छोटे जो कॉजेस होते हैं ना उसमें वो भी आपको बहुत ही महंगे पड़ते हैं। ठीक है, थाइमस नहीं है तो आप ये कोल्ड एंड कफ से फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ड्यूरिंग एलर्जीज रिलीज। क्या क्वेश्चन है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है या रिएक्शन जो है वो क्या रिलीज करता है? ओके, व्हाट आर द ऑप्शंस? इंटरफेरॉन्स, पायरोजेंस, allergens and histamines. So what can be the answer? Answer is histamines. Okay, जो आपको बोला है कि histamines क्या करता है? सिग्नल देता है। ओके, तो वो सिग्नल देने का काम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जो
सिग्नल एलर्जी होती है उसका जो रिलीज करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, और सिग्नल देने का काम जो कौन करता है वो हिस्टामाइन करता है. हिस्टामाइंस आर बेसिकली एंजाइम्स एंड नथिंग एल्स. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, आया समझ में आपको? चलो नेक्स्ट जाएंगे. आपको इंटरफेरॉन्स पता है, अब पायरोजेंस नहीं पता, पायरोजेंस लेंगे हम आगे, एलर्जेंस भी लेंगे. ओके, सो इसका आंसर है हिस्टामाइंस. नेक्स्ट देखिए. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is, the following blood transfusion would lead to clotting due to incompatibility. Yes. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके सीईटी में एक तो क्वेश्चन इस पे आएगा ही. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और आपको उसके लिए वो जो पूरा चार्ट होता है ना ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन है, कौन सा एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, कब कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, ये चार्ट आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, तो एक बार आप वो कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए कि क्या है, क्या होता है, कौन किसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, तो क्लॉटिंग कब होता है? देखिए, A given to AB, O given to AB given to A and B given to B. और ये जो लॉजिक है ना, यही लॉजिक आप ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइजेशन में यूज करते हैं. ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जो आपका ब्लड है ना उसकी एंटीबॉडी वहां पे होती है. तो अगर उसमें आप क्लॉटिंग देखते हैं, ठीक है, और अगर वो आया, अग्लूटिनेशन बोलते हैं उसे, अगर वो आया तो आपका ब्लड ग्रुप पता चलता है. कि ये सिंपल तरीका है ब्लड ग्रुप जो होता है वो आइडेंटिफाई करने का, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन. सो व्हाट कैन बी द आंसर? तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि जब ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो किसे डोनेट कर सकता है, ए को कर सकता है एंड ए बी को कर सकता है. बी वाला जो है वो बी को कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है. ए बी वाला जो है वो सिर्फ ए बी को कर सकता है एंड नो वन एल्स. एंड ओ वाला जो है वो सबको कर सकता है, ए बी एंड ओ, इसलिए उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं. हमेशा याद रखिए, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं. ओके, सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर हियर? आंसर इज सी, ए बी गिवन टू ए, क्योंकि ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है. ठीक है, वो बाकी के किसी को नहीं दे सकता है, इसलिए इसका आंसर है सी. नेक्स्ट, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है. when it is occurred, options are Rh negative mother bears Rh positive fetus, Rh positive mother bears Rh negative fetus, O positive mother bears A positive fetus and O positive mother bears A negative fetus. देखिए, इसका मैं एकदम 2-3 लाइन में आपको बता देती हूँ कि ये डिसीज क्या होता है. हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न में क्या होता है, देखिए कि मदर जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल RH निगेटिव है, उसमें RH फैक्टर डी एंटीबॉडी नहीं है उसमें. तो उसकी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें अगर RH पॉजिटिव वाला फिटस आया, हाँ, तो वो जो डी एंटीबॉडी है ना, तो उसके अगेंस्ट मदर के बॉडी में तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो चाइल्ड बियर करती है. ठीक है, पर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में मेमोरी सेल्स होती है, तो मेमोरी सेल्स काम करते हैं. तो मेमोरी सेल्स को पता है कि हाँ, RH पॉजिटिव कोई तो आया था, तो बॉडी के पास एंटीबॉडीज रेडी है अब. तो जैसे कि जैसे बेबी का ब्लड ग्रुप या बेबी RH पॉजिटिव आया तो मदर की बॉडी जो है तो उसे रिजेक्ट करती है, और उसे बहुत ही डेंजर वाले डिसीज होते हैं, निमोनिया होता है या इम्पेयरमेंट होती है, ऐसा कुछ तो होता है, या स्टिल बर्थ होती है, ऐसा कुछ तो होता है. ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, RH नेगेटिव मदर बियर्स RH पॉजिटिव फिटस. ओके, ये बहुत ही क्या होता है, डेंजर एकदम डिसीज होता है. ओके, नेक्स्ट, immunodeficiency can result from
विच ऑफ द फॉलोइंग, इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब लैक ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक तो बॉडी जो होती है वो अच्छे से फाइट नहीं कर सकती, नहीं तो बॉडी जो होती है वो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको ही फॉरेन समझने लगती है और फाइट करने लगती है, ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कौन से इम्यूनो डिफिशियंसी के कॉजेस है, जीन म्यूटेशन, यस, इन्फेक्शन, यस, माल न्यूट्रिशन, यस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होने चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन जब होता है अपने जेनेटिक कोड में या उसमें, तो उसमें इम्यूनो डिफिशियंसी हो सकती है। इन्फेक्शन, वायरस जो होते हैं वो अपने आप कुछ जीनोम डाल देते हैं, तो फिर से जीन म्यूटेशन ही हुआ इन्फेक्शन से। माल न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है तो भी ये हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, all of the above. Okay, so next, HIV attacks which of the following, B cells, T cells, antigen presenting cells या T helper cells? So इसका आंसर है T helper cells. So in HIV our body is unable to produce antibodies. Okay, तो ये पूरी इम्यूनोडिफिशियंसी है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरी इम्यूनोडिफिशियंसी होती है कि हमारी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाती। और एड्स जब होता है ना, एचआईवी एड्स का अगर इनकाउंटर हुआ ना, तो सिंपल सिंपल इन्फेक्शंस भी बहुत बड़े हो जाते हैं, सर्दी, ओके, या कफ, कोल्ड या फीवर, ये बहुत बड़ा हो जाता है। या आपको अगर कोई वुंड है या कोई फ्रैक्चर हुआ, वो भी बहुत हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं होती है। कैंसर में भी यही होता है कि इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए छोटे छोटे इन्फेक्शंस बहुत बड़े हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, which of the following properties of acquired immunity is the basis of vaccination? Very important question. Okay, so options are specificity, diversity, memory and discrimination between self and non self. ये सारे के सारे फंक्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, पर वैक्सीनेशन के लिए कौन सा बेसिस है, ये मैंने आपको बोला है, आपको ये आंसर ये आना चाहिए। तो इसका आंसर है मेमोरी। मेमोरी जो है ना इम्यूनिटी की, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है वैक्सीनेशन का बेसिस तय करने में। ओके, मेमोरी है तो आपकी बॉडी, अब उसे पता होता है कि यस, कि इसको मैंने कभी कभी तो इसको मैंने देखा है या सुना है, इससे मैंने पहले फाइट की है। ओके, तो वो काम करती है इस तरह से। ओके, द फॉलोइंग डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। यस, मैं बोल रही थी ना आपको कि अपनी जो इम्यूनिटी होती है वो बॉडी के ही सेल्स की सेल्फ सेल्स को ही ये फॉरेन समझने लगती है और किल करने लगती है, ठीक है, और बहुत गड़बड़ी हो जाती है, फिर बॉडी अपने ही सेल्स को मारने लगती है, ठीक है। तो ऐसा डिसीज कौन सा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मलेरिया, टिटानस एंड कॉलेरा। तो आपको पता है मलेरिया, टिटानस, कॉलेरा ये तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है, तो कौन है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एलिमिनेशन मेथड से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्हाट इज दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस? इट इज it is a disease of nerve damage which disrupts communication between brain and body. Okay, so this is multiple sclerosis. We'll see next question. Answer is multiple sclerosis. Human immunodeficiency virus, that is HIV, contains reverse transcriptase, DNA, double-stranded DNA, and nuclear membrane. Okay, so when we will see the applications of biotechnology or gene manipulation, ऐसा कुछ तो lesson है ना आपका, that time we will see the function of each and every enzyme. Okay, but for the right now I can tell you the function of reverse transcriptase because it is the answer. Okay, so आपको ये जीन का आपने बहुत सब कुछ जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा कि कैसा डीएनए सिंथेसिस होता है, कैसा रेप्लिकेशन है वो होता है। तो ये आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, तो अब डीएनए क्या करता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है ना, तो वो उसको सेपरेट करता है, दो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट करता है। एक टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक जो होता है वो ऐसे होता है, मतलब एक लीडर और एक लैडर सीक्वेंस होता है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ना, वो क्या करता है कि उस स्ट्रैंड को बेस बना के एक एमआरएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है। और ये क्यों करता है डीएनए?
सेल ये क्यों करती है, क्योंकि वो जो mRNA होता है ना, वो मैसेंजर आरएनए होता है, उसमें उसमें सारा मैसेज होता है जीनोम का, ओके, या जीन का, उस सेल के जीनोम का पूरा मैसेज होता है। और वो जो mRNA होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उस इसके लिए mRNA इम्पोर्टेंट है। आया समझ में? तो ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, mRNA से, ठीक है, mRNA से, डीएनए से वो पहले mRNA बनाता है और mRNA को टेम्पलेट बना के आगे का प्रोसेस चलता है। तो ये जो HIV है ना, उसके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और वो उसमें इंटरफियर करता है, ठीक है, मतलब वो बॉडी का जो स्ट्रैंड होता है, उसका मतलब एक्चुअली उसका जो डीएनए होता है, उससे वो अपना खुद का mRNA बना के हमारे बॉडी में डाल के उसके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, और बॉडी को कंफ्यूज करता है, बॉडी को समझ में नहीं आता है कि अरे ये मेरा है या फॉरेन है, ओके, ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। ये वायरोलॉजी ब्रांच है, ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर आपको इसके बेसिक्स कुछ जानने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी ब्रांच है ये भी। मैंने अभी आपको 2 ब्रांचेस बोल दी, कौन सी, एक ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज वायरोलॉजी, ओके। So we'll see the next question. Yes, which one of the following is a synthetic drug? That means others are natural drugs. Morphine, amphetamines, cocaine and charas. Okay. तो आप सब लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा इसके बारे में कि मॉर्फिन क्या होता है। मॉर्फिन एक ओपिएट फैमिली का ड्रग होता है, which is pain medication. It is found naturally in plants and animals, and which is also called as, or that family is also called as opioid analgesics. Analgesics क्या होते हैं? Analgesics पेन रिलीफ करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं analgesics. Then what is this amphetamine? It is a central nervous system stimulant. It is used in treatment of attention deficit hyperactivity disorder. कि attention से related कोई अगर disorder है तो उसके लिए amphetamines use करते हैं। ये जो ना, ये natural plant या animals में present होता है raw form में और उसको extract किया जाता है। Cocaine is also central nervous system stimulant, and it is also an local anesthetic. Okay. Then चरस, हमें पता है चरस, ये कैनाबीज जो होते हैं उससे वो चरस बनता है। इंडिया एंड जमैका में उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोकेन is the correct answer. Cocaine is a synthetic drug, while morphine, amphetamines and charas are the natural products or the natural drugs. Next, which one of the following is not a derivative of opium? Opium का derivative नहीं है, ठीक है, कौन कौन? मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन एंड कोकेन। तो आपको ये तो पता है कि मॉर्फिन एंड कोकेन जो है वो डेरिवेटिव है इसके ओपियम फैमिली के। आंसर इज हेरोइन, ओके। ये सब नाम आपको पता होंगे। हेरोइन क्या करता है, हेरोइन का कैसे वो अटेंशन हमारा जो होता है वो सीख करता है या उसमें कंफ्यूजन होता है, ये सारे आपको पता होंगे, ओके। पैरेलल वर्ल्ड हो जाता है उस आदमी के लिए जब फ्रिक्वेंट ये हुआ तो, फ्रिक्वेंट एनकाउंटर हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27. हाँ, amphetamines have the following effect on the body. What are the effects? Cause drowsiness, bring hallucinations, stimulate the body and depress the body. So answer is C, that is stimulate the body. ये जो amphetamines होते हैं ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट है, निगेटिव नहीं है। बाकी के जो इफेक्ट्स है वो निगेटिव है, देखिए एनाल्जेसिक है ना ये, इसलिए ये यही काम करता है। नेक्स्ट, which drugs are commonly called as sleeping pills? Sleeping pills, okay. Barbiturates, amphetamines, opiate narcotics and LSD. LSD क्या है? LSD फुल फॉर्म है उसका, देखिए, लाइसोजेनिक एसिड डाई एसिटिलामाइड, ओके। सो इसका एक्चुअली जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इट इज एन हेलुसिनोजेनिक ड्रग, ओके।
which is alter person's perception and reality. ओके, तो इसका आंसर है ओपिएट नारकोटिक्स. नारकोटिक्स का मतलब ही स्लीपिंग पिल्स होता है. ठीक है, तो ये ओपिएट फैमिली के नारकोटिक्स है ना, वो स्लीपिंग पिल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं. हाँ, which one of the following is a psychedelic drug? Okay, opium, LSD, cocaine and morphine. आंसर इज बी, LSD. क्योंकि देखिए कि उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू अल्टर पर्सन्स परसेप्शन एंड रियलिटी. जब आदमी कुछ अलग ही समझने लगता है, जबकि वो रियलिटी नहीं होती है, पर वो समझने लगता है और उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वैसे LSD के डोज देते हैं ताकि उस वो जो रियलिटी समझता है ना, और उसका जो परसेप्शन होता है ना, वो लोग अल्टर करते हैं और उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. Which one of the following drugs causes hallucinations? Yes, हमने देखा अभी LSD, caffeine, opium and amphetamines. So what can be the answer? A, LSD. Yes, simple है, easy, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. हाँ. Which one of the following is not a teratogen? What are these teratogen? Teratogens means the drugs which can cause damage in developing embryo. Okay. Options are thalidomide, amphetamines, German measles and X-rays. Option is B, amphetamides. That means others are teratogens. Okay, X-rays are the well-known teratogens. Okay, इसलिए प्रेग्नेंट जो कुछ विमेन होती है, उनको कभी भी एक्सरेज करने के लिए नहीं बोला जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which one of the following is not an effect of tobacco? Tobacco का एक्चुअली आंसर वहां पे ऑलरेडी है. Blood vessels are dilated, blood pressure increases, nerve cells are stimulated and heartbeat increases. Okay, others are the effects of tobacco consumption, but nerve cells are not stimulated because of tobacco consumption. Okay, next. Tobacco smoke does not contain tar, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide and codeine. क्या नहीं होता है ऐसे पूछा है. सो आंसर इज जी, कोडेन नहीं होता है, बाकी ऊपर के सब होते हैं. ठीक है, सो ये इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, एम्फिसेमा इज अ डिसीज ऑफ. ओके, एम्फिसेमा क्या होता है? इट इज एन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, okay, which damages air sacs in the lungs. Okay, so what are the options? Pharynx, larynx, lungs and mouth. So what can be the answer? Answer is C, lungs. क्योंकि lungs के जो air sacs होते हैं वो इस disease में क्या होते हैं? Damage होते हैं. Next, which of the following is called as drinking alcohol? Methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol and methanol. Actually methyl alcohol and methanol एक ही है, सिर्फ अलग अलग लिखा है. ठीक है, तो कंजम्पशन वाला अल्कोहल कौन सा होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल कौन सा होता है, ये भी आपको पता होगा, वो होता है एथिल अल्कोहल. ओके, इथिल अल्कोहल जो होता है वो ड्रिंक करते हैं. ठीक है, मिथिल अल्कोहल जो होता है उसका उल्टा इफेक्ट होता है, आईज पे उसका पहला इफेक्ट होता है. ओके, टॉक्सिन होता है उसमें. आपको एक जानकारी के लिए बता देती हूँ सिर्फ, वो भट्टी पता होगी आपको, वो उसकी अल्कोहल की भट्टी लगाते हैं, वो आपने ये न्यूज में वगैरह सुना होगा. तो उसमें फर्मेंटेशन के लिए कुछ भी डाला जाता है, कुछ भी मतलब वाइनरीज में कैसे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स होते हैं, वैसे तो उस भट्टी में नहीं होते, कुछ भी डाल देते हैं, जो मिले वो डाल देते हैं. स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता. तो इसमें कभी कभी अगर फॉर्मूला गलत हो जाए या कुछ वहां पे रॉन्ग फर्मेंटेशन हो जाए या ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशंस हो जाए,
तो क्या होता है, ये इथिल अल्कोहल के बजाय मिथिल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और ऐसे भी आप अगर अपने पेरेंट्स को पूछिए एक बार, आप उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि ऐसी भट्टी की जो ये होती है, शराब होती है, तो शराब की जो फैक्ट्री होती है, तो उसमें जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो ये रॉन्ग अल्कोहल बनता है, तो वो बनता है मिथिल अल्कोहल। तो कुछ लोगों के जो आंखें है ना, वो पूरी की पूरी चली गई है उसके वजह से। तो ये न्यूज़ आई थी, कुछ सालों पहले आई थी ये, और ये अभी भी होता है कि उन लोगों को थोड़ी पता होता है ना, वो लोग थोड़ी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं कि कैसे कर, हाँ एक्सपीरियंस अलग बात है, पर फिर भी उनको वो प्रोपोर्शन पता नहीं होगा, कौन से स्टेज पे रुकना है वो पता नहीं होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज पे प्रोडक्ट आपका हार्वेस्ट करना है वो आपको पता नहीं होता है। तो ये गड़बड़ी हो जाती है और ये इथिल अल्कोहल की जगह मिथिल अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है, और ये आंखें चली जाती है फिर। ओके, तो कंजम्पशन का अल्कोहल, ड्रिंकिंग का अल्कोहल कौन सा है, तो इथिल अल्कोहल है। अल्कोहल इज अ स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, बार्बिचुरेट एंड एम्फेटामाइन। क्या होता है अल्कोहल? क्यों पूछा है इस लेसन में अल्कोहल के ऊपर इतने क्वेश्चंस? क्योंकि जब ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का आता है ना, तो अल्कोहल का बहुत ही गहरा रिश्ता है ह्यूमन हेल्थ से, क्योंकि इट इज अ वेल नोन यू कैन से डिसइंफेक्टेंट। ओके, सो अल्कोहल इज स्टिमुलेंट। बहुत सारे डिसीजेस में ये अल्कोहल स्पेसिफिक पर्सन में कंज्यूम करने के लिए भी दिया जाता है। ओके, हाँ, व्हाट हैपेंस टू अल्कोहल इन द सेल्स? सेल्स में क्या होता है जब अल्कोहल एक्सपोज होता है अल्कोहल को? इट इज ब्रोकन टू हार्मलेस सब्सटेंसेस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, it dehydrates the cell and it is stored as fat. What is the answer? It is oxidized and heat is produced. अल्कोहल में जब अल्कोहल आप कंज्यूम करते हो या सेल्स को एक्सपोज करते हो तो हीट रिलीज हो जाती है। ओके, तो आपको ये केमिस्ट्री ये सब पता होगी। ओके, OH ग्रुप एंड वो सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true during excessive intake of alcohol? Excessive intake of alcohol: decreased reaction time, lack of uh, lack of alertness, impaired judgment, and all of the above. Actually क्वेश्चन है ना ये रॉन्ग है। ओके, इसमें क्या होना चाहिए आपको बोलती हूँ, बता देती हूँ, एक मिनट। इसमें जो ये नॉट है ना, ये वर्ड जो है वो डिलीट करना चाहिए। ओके, सो क्या हुआ क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, which one of the following is true during excessive intake of alcohol? So आप सब लोगों ने ये देखा भी होगा शायद से, तो अल्कोहल जब कंज्यूम करते हैं तब क्या होता है, ये सब तो होता है। हाँ, तो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोजेंस आर द केमिकल्स रिलीज्ड बाय। ये पायरोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या एंटीबॉडीज। तो ये पायरोजेंस जो होते हैं वो होते हैं पैथोजेंस। पायरोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स। ओके, तो पैथोजेंस जो होते हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको लाइव लेक्चर में बताऊंगी अगर आप जानना चाहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म एलर्जेंस रेफर्स टू। एलर्जेंस में क्या होता है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, वीक एंटीजेंस, मेमोरी सेल्स या फीवर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। सो ऑप्शन इज वीक एंटीजेंस। ओके, सिर्फ एलर्जी होती है, क्या होता मतलब बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस दिखाती है, बहुत कुछ नहीं होता, पर सिर्फ क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वो एलर्जेंस जो होते हैं वो वीक एंटीजेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस नहीं होते उनमें से, उनमें एंटीजेनिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ओके, सो हमने आज ये 40 क्वेश्चंस देखे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी, वो आप सॉल्व करना। पिछले वाले असाइनमेंट भी अगर आपने सॉल्व नहीं की है तो सॉल्व कीजिए। ओके, और मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि हर संडे एक लाइव लेक्चर लेंगे हम। ओके, पूरा वीक आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और संडे को आपका लाइव लेक्चर होगा। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है
तो पूरे वीक में जितने भी डाउट है आपको वो आप नोट डाउन करके रखिए और वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टडी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।